फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 64 साल पुराने इनकम टैक्स कानून को बदल दिया है और 1961 के टैक्स कानून में तब्दीली करके इनकम टैक्स बिल 2025 को पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्या है ये नया वाला इनकम टैक्स का बिल और इसमें किस तरह के चेंजेस किए गए हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दरअसल 13 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में इनकम टैक्स का बिल पेश किया जिसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। लेकिन ये सारे बदलाव कोई बहुत अमूल चूल नहीं है, बल्कि बहुत छोटे छोटे से बदलाव हैं और इनकम टैक्स की प्रक्रिया को बहुत ही सिंप्लीफाई करने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जैसे कि इस नए वाले इनकम टैक्स बिल को पहले के मुकाबले में छोटा कर दिया गया है। पहले का जो कानून था उसमें कुल 823 पेजेस थे, जबकि इस नए वाले कानून में 622 पेजेस रखे गए हैं, यानी कि 201 पेजेस को इस नए वाले बिल में कम कर दिया गया है। लेकिन वहीं इसके सेक्शन, चैप्टर और शेड्यूल वगैरह को बढ़ा दिया गया है, यानी पहले 298 सेक्शन थे तो अब ये बढ़ करके 536 सेक्शन हो गए हैं। पहले वाले कानून में 14 शेड्यूल थे तो इसमें 16 शेड्यूल कर दिए गए हैं और चैप्टर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले भी 23 चैप्टर थे और अब भी 23 ही चैप्टर्स रखे गए हैं। इस बात को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन है कि ये क्या हुआ। एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि इनकम टैक्स बिल को थोड़ा छोटा और आसान किया गया है, जबकि दूसरी तरफ 298 सेक्शन की जगह 536 सेक्शन कर दिए गए हैं। तो ये कैसा सिंप्लीफिकेशन है। इनफैक्ट कांग्रेस के एमपी मनीष तिवारी ने यही मुद्दा उठाया भी था और कहा था कि ये तो आसान बनाने के नाम पर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। तो इस पर जवाब दिया गया कि अगरचे सेक्शन और शेड्यूल बढ़ गए हैं, लेकिन इनको बढ़ाकर चीज़ों को और भी ज़्यादा आसान अंदाज में समझाने की कोशिश की गई है, ताकि हर कोई जो भी इनकम टैक्स का रिटर्न भरता है वो खुद से ही पढ़ कर रिटर्न भर सके और उसको सीए की मदद ना लेनी पड़े या कम से कम लेनी पड़े। यही वजह है कि इस नए वाले बिल में टेबल का इस्तेमाल किया गया है, फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है वगैरह। तो खैर ये था कि चीज़ों को इसमें समेटा गया है और इसके अलावा भी बहुत तरह की चीज़ें की गई हैं। जैसे कि इस नए वाले बिल में टैक्स पेयर्स के चार्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि जो लोग भी इनकम टैक्स देते हैं उनके जो भी अधिकार हैं उनको बताया जा सके और इसके साथ ही उनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो भी बताई जा सके। इसके अलावा जो सैलरी पेशा लोग हैं उनकी तनख्वाहों में जो भी डिडक्शंस होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, ग्रेट्युटी हो गया, इन सबको एक ही सेक्शन में कंसोलिडेट कर दिया गया है ताकि इनका समझना आसान हो जाए। और इसके अलावा इस नए बिल में एक और बात कही गई है कि इसमें मार्केट लिंक डिबेंचर से रिलेटेड जो भी कैपिटल गेन्स होते हैं उसके कैलकुलेशंस को और भी ज़्यादा आसान करने की कोशिश की गई है। दरअसल मार्केट लिंक डिबेंचर जो होता है ये एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिटर्न होता है, जिसमें इन्वेस्टर का जो पैसा होता है वो कभी माइनस में नहीं जाता है, चाहे उसका लोअर सर्किट नेगेटिव में ही क्यों ना चला जाए उस इक्विटी का। और इसका जो प्रॉफिट होता है वो 33% से ऊपर नहीं जाएगा, चाहे इसका अपर सर्किट से आगे ही क्यों ना चला जाए। तो ये एक सेफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट होता है जिसको शॉर्ट में MLD बोलते हैं। तो इसके कैलकुलेशन को आसान बनाने की कोशिश की गई है। वहीं इसके अलावा इस बिल के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है टैक्स ईयर का, यानी कि पहले जो था वो दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक को प्रीवियस ईयर कहा जाता था और दूसरे को असेसमेंट ईयर कहा जाता था। लेकिन इस बिल में पूरे फाइनेंशियल ईयर को, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च पर ख़त्म होता है, इसको एक सिंपल सा टर्म दे दिया गया है और वो है टैक्स ईयर। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी पहले ऐसा था कि एक फाइनेंशियल ईयर में 2 साल होते थे, यानी कि मान के चलिए कि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 1 साल हो गया और उसके बाद 1 जनवरी से दूसरा साल शुरू हो जाता था और ये 31 मार्च तक रहता था। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर कहते थे पहले वाले साल को और असेसमेंट ईयर कहते थे दूसरे वाले साल को। यानी जिसमें आपने पैसा कमाया है वो प्रीवियस ईयर और जिसमें आपको टैक्स देना है वो असेसमेंट ईयर। लेकिन अब इसमें यह कहा गया है कि दोनों सालों में जो पहले था और बाद में, यानी जो मिला करके ओवरऑल 12 महीने बनता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल के 31 मार्च तक, वो एक ही टर्म से पुकारा जाएगा और वो होगा टैक्स ईयर। और इसके बाद जो भी 31 जुलाई तक टैक्स अदा करने की जो आखिरी तारीख होती है उस तक आपको टैक्स जमा कर देने हैं, बस सिंपल सा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये टैक्स ईयर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा इस नए बिल में डिजिटल वर्चुअल असेट्स को भी टैक्स रिजीम के दायरे में लाया गया है। इससे पहले आपको पता होगा कि प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, शेयर्स वगैरह इन तमाम चीज़ों पर टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी वगैरह पर भी टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि सरकार को भी पता है कि अब लोग क्रिप्टो करेंसी वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी पर भी टैक्स लागू कर दिया गया है इस बिल के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल अगर इस नए वाले इनकम टैक्स बिल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि चीज़ों को आसान बनाने की केवल कोशिश की गई है।
और ये बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद में कानून बन जाएगा और 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू कर दिया जाएगा और पुराना वाला जो इनकम टैक्स कानून था वो खत्म हो जाएगा। और जिस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स को एक करके जीएसटी बना दिया गया था कई सारे टैक्सेस को मिला करके, कुछ इसी तरह का जो डायरेक्ट टैक्स था उसको एक जगह कर दिया गया है, जैसे कि कारपोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया वगैरह वगैरह, तो इनको भी एक जगह कर दिया गया है बिल्कुल जीएसटी के तरीके से। तो दोस्तों ये थी नए वाले इनकम टैक्स बिल की कुछ अहम जानकारियां। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल न्यूज़ बल्कि इसके अलावा व्लॉग से संबंधित कंटेंट भी बनाकर देते रहते हैं।